आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ममता शर्मा एक बार फिर आपसे कहानी की सीरीज़ लेके सामने आई हुई हूँ। आशा करूँगी कि आपको ये सब कहानी अच्छी लगे और अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज की कहानी मैं आपको 2 दिन पहले सुनाने वाली थी, लेकिन अंजू जो है केस, जो कि पाकिस्तान चली गई हुई हैं, उनका केस ज़्यादा हाइलाइटेड था, तो मैंने सोचा कि आपको वो सुनाना बेहतर रहेगा। और ये कहानी इसलिए मैं 2 दिन पहले आपको सुनाना चाह रही थी क्योंकि 2 दिन पहले इस केस की का फैसला आया, जिसमें जो आरोपी थे वो बरी हो गए। इस वजह से मुझे लगा कि आज आपको वो कहानी सुनानी चाहिए। दिन के 2:05 हो रहे हैं और दिन है गुरुवार 2023। आपको ये कहानी सुनाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो है ये जो है पूरा प्रकरण जो है 2012 का है। और ये स्टोरी मैं मुझे लगा कि मुझे आपको सुनानी चाहिए और आपको जाननी चाहिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी की सीरीज़ अच्छी लग रही हो, स्टोरी की श्रृंखला अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और जो है कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेरीज हो सकते हैं, जो भी कहानी आप सुनना चाह सकते हैं, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरी जानकारी के साथ आपके लिए वो स्टोरी लाऊं। तो कहानी है हरियाणा के सिरसा का एक ताकतवर नेता, गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की, जो कि एक बहुत ही सामान्य आदमी था है तो नहीं कह सकती, था। और लेकिन आज जो है 25 जुलाई को उनके केस में, जो ये पूरा केस था, उसमें फैसला आ गया और ये बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि सबूत ना मिलने की वजह से ये बरी हो गए। उसकी वजह से मुझे लगा कि आपको ये कहानी सुनानी चाहिए। तो हरियाणा के सिरसा का ताकतवर गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा, जो कि एक बहुत छोटा आदमी, और उसने पहले अपनी किराने की स्टोर डाली। किराने का स्टोर चल ही रहा था कि उसको लगा कि नहीं, जो है घर के खर्च नहीं चल रहे हैं, ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो उसने जो है जूते चप्पल की कंपनी डाल दी। जूते चप्पल की जो है कंपनी चल पड़ी। तो उसने सोचा कि अपना मैं शोरूम खोलता हूँ। शोरूम जब उसने खोला तो शोरूम में वहाँ के जो है छोटे मोटे नेता थे, जो बड़े नेता थे, तो छोटे मोटे नेता से उसने शुरू किया कि उनको गिफ्ट देना, उनके लिए जो है गिफ्ट हैम्पर के ज़रिए जो है शूज़ वगैरह भेजना। तो उसने अपनी कंपनी का नाम रखा गोपाल जूट गोपाल शूज़ कंपनी। जो है फिर उनका वो चलने लगा। उसके साथ साथ उसने सोचा कि नहीं, अब ये कम हो रहा है, अब मुझे राजनीति में घुसना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ नेता के साथ, और कहा ये भी जाता है कि वहाँ के उस समय वर्तमान के जो वहाँ शहर के आईएएस थे, उनसे उनका अच्छा मेल मिलाप था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। उसके बाद जो आईएएस रहते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है गुरुग्राम, जो कि आज गुड़गांव है, तो वहाँ हो जाता है। उसके बाद उनके अच्छे संबंध रहते हैं, ऐसे लाइजनिंग बनाते बनाते वो राजनीति में उतर जाते हैं, और राजनीति में उतरने के बाद वो अच्छा खासा नाम कमाते हैं। सिरसा एक छोटा सा गांव हरियाणा का, वहाँ से निकल के ये गुड़गांव में शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी राजनीति का सिलसिला शुरू कर देते हैं, जर्नी शुरू कर देते हैं, जो कि वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है और बहुत प्रॉफिट होता है और बहुत नाम कमाते हैं उस वजह से। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो एमडीएलआर कंपनी खोल देते हैं। और एमडीएलआर कंपनी उनकी वो होती है जहाँ पे वो 3 प्राइवेट जो है जेट लेते हैं लीज पे, जो चलवाते हैं अपना एयरलाइंस। तो 2 तो ऐसी खड़ी रहती है, एक एयरलाइंस चलती है। तो उसमें एयर हॉस्टेस की जो है भर्ती होती है, जिसमें भर्ती जिस कमरे में होती है, जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू अपने चैम्बर से, अपने कैबिन से देखते रहते हैं। तो इंटरव्यू होता है जब लड़कियां आती हैं, तो क्योंकि कैबिन क्रू और एयर हॉस्टेस की इंटरव्यू चल रही थी, तो उसी समय गीतिका शर्मा नाम की एक लड़की आती हैं। और जो है वो जो दिल्ली की रहने वाली होती हैं, दिल्ली की अशोक विहार की रहने वाली रहती है लड़की। वो जाती है इंटरव्यू देने। तो जो वहाँ के मेंबर्स रहते हैं, जूरी मेंबर्स रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी एज कम है। लेकिन गोपाल कांडा को उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते नहीं, इस लड़की को और जो है कैबिन क्रू के लिए रखिए। तो उस लड़की को सेलेक्ट कर लिया जाता है और कैबिन क्रू का काम चलता है उनका, और वो कैबिन क्रू के लिए उसको, लड़की को रख लेते हैं। फिर पर थोड़े दिन बाद उसको प्रमोट करते हैं, उसको बहुत सारी जिम्मेदारी देते हैं, और कैबिन क्रू से उसको एयर हॉस्टेस बना देते हैं। और एक समय तो ऐसे आता है कि एमडीएलआर कंपनी का हेड बना देते हैं, उसको मैनेजर बना देते हैं वहाँ का। आया गया समय चलता जाता है। टाइम आता है 2000। ये पूरा प्रकरण 2008 का होता है। 2008 में जो है
कैबिन क्रू की भर्ती होती है, जिसमें कृतिका शर्मा जाती हैं और वो सेलेक्ट होती हैं और वो काम करना शुरू कर देती हैं। उनका काम चल ही रहा होता है कि 4 अगस्त 2022 को मीडिया में खबर आती है कि गीतिका शर्मा ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली है और उनकी मृत्यु हो गई है। और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने 2 लोगों का ज़िक्र किया था। 2 लोगों का ज़िक्र किया था और जिसमें गोपाल कांडा का जो है पूरा गोवा में कसिनो भी हो जाता है और 40-45 कंपनी का वो मालिक हो जाता है। यानी वो अर्थ से फर्श तक का जो आने की जर्नी होती है वो बिल्कुल उनकी शुरू होती है। वो फर्श से अर्श तक जाके पहुंच गए थे, लेकिन अब जो उनका दिन शुरू होने वाला था कि वो जो अर्श से फर्श तक आने का टाइम हो गया था उनका। जो ये गीतिका शर्मा जब सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं तो फिर पूरे जो है टीवी में चैनल्स में चलने लगते हैं, क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री थे इसलिए ये मैटर कुछ बड़ा था। और क्योंकि वो उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था और उन्होंने पूरे ब्लेम के साथ, पूरा सुसाइड नोट के साथ ये जो इल्ज़ाम लगाया था कि गोपाल कांडा मेरे सुसाइड के लिए ज़िम्मेदार हैं। और इधर पुलिस का कोई इनसे पूछताछ नहीं कर रही है, ना इनको अरेस्ट कर रही है। कोई भी मतलब इतना बड़ा घटना हो गया, लेकिन कोई किसी से कोई मतलब वो नहीं है। जब लोग पुलिस से पूछते तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इस जो है सुसाइड नोट को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ही लिखा था कि नहीं, क्या सच्चाई है, तब हम उनको अरेस्ट करेंगे। गोपाल कांडा से पूछा जाता तो कहते हैं हाँ मैं अपने घर में हूँ और पुलिस चाहती है तो मुझे अरेस्ट कर ले। वो पिछले 5-6 दिन तक अपने घर पे रहते हैं, पर पुलिस की तरफ से कोई भी जो एक्शन नहीं लिया जाता है। और आपको बता दें कि गोपाल कांडा की एक उनकी न्यूज़ जो है अपनी खुद की जो है कंपनी भी रहती है, जो कि उनकी भी न्यूज़ चैनल्स रहते हैं। तो उनसे कहा जाता है कि आप जो है अपने आप को जो है सरेंडर कर दीजिए। फिर जब बहुत ही मामला हाईलाइट हो जाता है तो पुलिस सख्ते में आती है और कहती है कि आप अपने आप को अरेस्ट कर दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, वो अब मैसेज छुड़वाता है कि नहीं, मैं अरेस्ट नहीं करूँगा, मैं जो है आके खुद वहाँ पे जो है वो कर लूँगा, पुलिस स्टेशन आ जाऊँगा और आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं अरेस्ट मतलब खुद आप मुझे पकड़ेंगे नहीं, आप मुझे पकड़ेंगे नहीं, मैं अपने आप जो है अपने आप को सरेंडर कर दूँगा। तो पुलिस इससे जो है, क्योंकि पुलिस की बदगी होती है इसलिए पुलिस पूरे इस प्रकरण को चाहती थी कि नहीं, मैं गोपाल कांडा को हम पकड़ लें, क्योंकि वरना पुलिस प्रशासन की पूरी बहुत बदगी होगी कि आपने इतना बड़ा क्राइम हो गया और जिसमें नाम है, उसने पूरा अपना नाम जो है गोपाल कांडा को जो है अपनी पूरी इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार बताया है, तो आपने उसे पकड़ा नहीं। उसने वो कहता है कि नहीं, मैं सरेंडर करूँगा, मैं अपने आप को पकड़वाऊँगा नहीं। पूरी जो है वो बताता है कि मैं फलाँ स्टेशन में, दिल्ली का कोई स्टेशन है, कि उस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर करूँगा। पुलिस प्रशासन लगी होती है, पूरी मीडिया की हुजूम लगी होती है कि वो आए और कौन अपने कैमरे में सबसे पहले कैप्चर करे, कौन अपनी चीज़ों को सबसे पहले अपने चैनल्स पे दिखाए। और पुलिस खड़ी रहती है कि हाँ हम उसको अरेस्ट कर ले, वो सरेंडर ना कर पाए। लेकिन पूरे ड्रामेटिक तरीके से, पूरी जैसे मूवी चल रही हो, पूरी बैन आती है, सब वेट करते रह जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता है। फिर जब थक हार के थोड़ा सा पब्लिक शांत होती है, शांत का मतलब है कि जब वो क्योंकि जो टाइमिंग दिया होता है उस समय बहुत भाग दौड़ हौच पौच होती है कि नहीं वो अब आने वाला है और सरेंडर करने वाला है, तो उससे पहले हम उसको अरेस्ट कर लें। और मीडिया वाले अपने में थे कि कौन सा हम सबसे पहले अपने चैनल्स में दिखा दें। लेकिन पूरे फ़िल्मी अंदाज़ में वो शाम को अपनी उसका, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया कि उसका खुद का जो है न्यूज़ चैनल रहता है, तो वो अपनी ओवी वैन से निकलता है। ओवी वैन उसकी बिल्कुल जो है पुलिस स्टेशन के एकदम करीब खड़ी होती है और वो उतरता है और जाके पुलिस स्टेशन में जो है सरेंडर कर देता है। पुलिस देखती है कि देखती रह जाती है, पूरी मीडिया देखती है कि देखती रह जाती है। सब बहुत शॉक्ड होते हैं कि बताइए सुबह से ये अपनी ओवी वैन में, ओवी वैन वो होता है जो कि कोई खबर जब चलती है तो छतरी होती है, तो छतरी निकलती है, उसके द्वारा ही जो है पूरा जो है लाइव प्रसारण होता है। तो उसमें वो वैन में बैठा होता है अपने और निकलता है और बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से वो सरेंडर कर देता है अपने आप को पुलिस स्टेशन में। और आपको बताते हैं कि जो गीतिका शर्मा ने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें उसने लिखा क्या था, उस आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा था कि मैं आज खुदकुशी कर रही हूँ, मैं गीतिका शर्मा आज खुदकुशी कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, मेरा भरोसा तोड़ा गया है, मेरी मौत के लिए 2 लोग ज़िम्मेदार हैं, अरुणा चड्ढा और गोपाल चड्ढा। अरुणा चड्ढा उनके बैंक में उनकी जो है हेड रहती हैं, उनके चैनल में, उनकी कंपनी में।
और अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा चड्ढा जो है दोनों मेरे भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अरुणा और गोपाल झूठे हैं और मक्कार हैं, किसी को अपने फ़ायदे के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें कई बार माफ़ किया, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गोपाल गोयल कांडा ने पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर तब भी हमने उन्हें माफ़ किया। पर अब उसने हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, तो वह एक बहुत ही बड़ा झूठा इंसान है। इन दोनों को, मेरे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं अपनी माँ और डैड और अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। 4 अगस्त 2012 ये पूरा प्रकरण हो जाता है। और गीतिका शर्मा के मौत के 3 महीने बाद भी उनकी माँ भी सुसाइड कर लेती हैं। और माँ उसी कमरे में सुसाइड करती हैं जिस कमरे में गीतिका ने अपने आप को फांसी लगाया था, उसी कमरे में उनकी माँ भी फांसी लगा के सुसाइड कर देती हैं। पूरे परिवार की सुनी नहीं जाती है। और ये पूरी स्टोरी जो है इसका केस 2012 से चल रहा था, 2023 आ गया। 2023 यानी इसी महीने में उनका 25 जुलाई 2023 को गोपाल कांडा को और अरुणा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि जो है प्रूफ ऐसा कोर्ट का कहना था कि कोई साक्ष्य इनके खिलाफ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि इनको सज़ा दी जाए। और पिछले 10 साल तक ये जेल में रहे, मतलब इनको सज़ा मिली, लेकिन अब उन्हें बरी कर दिया गया है। तो मैंने सोचा ये कहानी आपको सुनाऊं। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।